नाज़मा पठान एडवोकेट नसीम। મારું નામ રાઠોડ નસીમ, કાઉન્સિલર છું। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वायलेंस के रिलेटेड केस आते हैं। कई बार बहनें ऐसी आती हैं कि जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, मारा होता है, इतना सारा खून निकला होता है और वो आके बैठती हैं। फिर उनको पूछा जाए, अगर उनसे बात करते तो पता चलता है कि उसने कल का खाना नहीं खाया है। तो सबसे पहले हमारा वो आता है कि हम उसको खाना दें, खाना खिलाते हैं, उसको स्वस्थ करते बिठाते हैं, स्वस्थ होती है। फिर उसकी केस हिस्ट्री कि उसके साथ क्या क्या वायलेंस हुआ है उस तरह का बात करते हैं। अगर उसको ज़्यादा लगा है तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ के म्यूनसिपल यानी सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें ले जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी खर्च आ जाता है। जब अच्छा जो बहन आती है, मारपीट हुई है, खून बहा है, उसको अगर ये बोलते हैं कि भाई केस करना है तो उस टाइम पे वो तय नहीं कर पाती है कि हमें केस करना कि नहीं करना है। अगर केस करना होता है तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ से काफ़ी दूर है सरकार का, वहाँ ले जाते हैं। अगर केस होना है तो वो वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, तो भी थोड़ा बहुत चार्ज लगता ही है। और अगर उसको केस नहीं करना है तो फिर हमको उसको प्राइवेट में ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जो काफ़ी खर्च वाली होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट के साथ कितनी बार उसको एडमिट करा जाता है, तो अब उसके साथ कौन रहे, तो कितनी हमारी जो यहाँ की हमारा स्टाफ है उसमें से कोई बहन है आज एक रात रुक गए, कल दूसरे दिन बैठ गए, उसके साथ रुक गए, खाना भी यहाँ से पहुँचा रहेंगे, मेडिसिन से लेके उसको अगर फ्रूट की या कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो वो सारा हम लोग देते हैं। उसको छुट्टी मिल गई, अब उसको कहीं उसका कोई आश्रय नहीं है। यहाँ ज़्यादा करके हमारे NGO के आसपास बाहर के लोग हैं, गुजरात के प्रॉपर नहीं है, तो उनका जो माँ बाप का घर होता है वो भी काफ़ी दूर होता है, या फिर होता भी है तो उनकी खुद की इतनी परेशानी है कि वो अपनी बेटी को रख नहीं पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे फिर उनको आज हम हमारे सोशल होम में रखते हैं। उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की कई एक सीटिंग के बाद वो तय करती है कि अब मुझे क्या करना है। अगर उसको यूँ है कि मुझे वापस जाना है तो हम सामने वालों को, उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको बुलवाते हैं, लेकिन पहले बहन को समझाते हैं कि अगर फिर से तुम दोबारा जाते हो तो ये जो मारपीट है ये शायद बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आप अपनी शर्तें रखो। उसको इतना हम काउंसलिंग से कर देते हैं कि वो कहते हैं कि अब मार नहीं खाऊंगी, अब मैं ये नहीं सहूँगी, अब ये चलेगा नहीं मेरे साथ। उसके बाद फिर हम सामने वालों को बुलाते हैं। सामने वाले जब यहाँ पे NGO का नाम सुनते तो पहले ही हमको तो रखना है, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है, हमने तो कुछ करा भी नहीं है। या फिर कोई आएगा तो वो अपनी वाइफ की इतनी सारी बुराई करेगा कि वो बहुत ख़राब है, इसके लिए मेरे को उसको इस तरह से मारना पड़ता सुधारने के लिए। तो बोलते ठीक है, अगर नहीं है इतनी ही ख़राब है तो आप छोड़ दो। जहाँ छोड़ने की बात आती है तो वो फिर बोलता अरे नहीं बच्चे हैं, ये है वो है, मुझे रखना है। ऐसा करके वो फिर उसके साथ हम लोग 4-5 सिटिंग करते हैं और फिर बहन की जो शर्तें हैं उसकी शर्तों के मुताबिक अगर उसको मंजूर है तो फिर उसका कॉम्प्रोमाइज़ लिखान लेके 2 विटनेस के साथ उनको हम भेजते हैं। उसके बाद 8 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, 25 दिन, ऐसे करके बार बार उनको मिलने को बुलवाते हैं। उसके बावजूद हम लोग जैसे एक केस आज आया है, आता रहता है, तो उससे कहते हैं वो तुम्हारे पड़ोस में है, ज़रा उसका क्या हाल चाल है। इस तरह से कभी हम खुद कम्युनिटी में जाके कि भाई कैसे रह रहे हैं, इस तरह की हम लोग उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। कई केस में ऐसा होता है कि वो बहन कहती है, जब हम उसको समझाते हैं कि ये गलत है इतना सहन करना, तो उसको भी लगता है कि नहीं मैंने अभी तक बेकार में इतना सारा सहा। तो कहते हैं अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, अब मुझे इसके साथ डिवोर्स चाहिए, मेरे जो राइट है, लीगल राइट है वो हमें चाहिए। उस टाइम हम उसको पूरा लीगल में कौन से महिलाओं के कानून हैं, उन कानून को यूज़ करते समय कितना समय लगेगा, उसका क्या परिणाम आएगा, वो सब चीज़ उसको समझाते हैं और फिर डिसीज़न उसके ऊपर छोड़ते हैं कि अब तुम्हें लेना है डिसीज़न कि क्या करना है। अगर वो लीगल में जाने को तैयार होती है तो फिर हमारे यहाँ से उसको लीगल एड की मदद मिलती है। फिर पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करवाने से लेके उसका मेंटेनेंस का, डिवोर्स का, डाउरी का, जो कुछ भी उसका केस होते हैं वो सारे केस में हम लोग बहनों को मदद करते हैं।